जय हिंद दोस्तों। लोकतांत्रिक देशों के लिए वोटिंग प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है उनके भविष्य के लिए। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जितने भी वोटर्स हैं वो सभी अपना वोट आसानी से कास्ट कर पाएं। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ऐसे लोगों को जो किसी भी वजह से अपने देश से बाहर देशों में रह रहे होते हैं, चाहे वो रोजगार के लिए रह रहे हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए रह रहे हो, या किसी भी अन्य रीजन से यदि कोई अपने देश में नहीं है तो उसके लिए वोट कास्ट करना बहुत मुश्किल दोस्तों हो जाता है। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम भारत के एनआरआई लोगों को भी होती रही है। वो अपना वोट दोस्तों कास्ट करना नहीं पॉसिबल उनके लिए हो पा रहा है, वो वोट अपना नहीं कास्ट कर पा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों देश में 910 मिलियन टोटल वोटर थे, जिसमें से 300 मिलियन लोगों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया 2019 के लोकसभा चुनावों में। इनमें से अगर बात करें तो 10 मिलियन लोग ऐसे थे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो अपनी जगह पर नहीं थे और कहीं और थे, इस वजह से वोट कास्ट वो नहीं कर पाए। इस परेशानी से निपटने के लिए दोस्तों कई बार रिमोट वोटिंग का नाम आ चुका है और इस पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं और एक बार फिर से दोस्तों यही रिमोट वोटिंग फैसिलिटी जो है ये चर्चा में बना हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग रिमोट वोटिंग की कि क्या है ये प्रोसेस और क्यों ये चर्चा में है। तो जानेंगे दोस्तों इसके बारे में, बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो दोस्तों अगर बात करें रिमोट वोटिंग की तो न्यूज में कैसे आया, अभी यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई रिमोट वोटिंग जो फैसिलिटी है ये हमारे जो एनआरआई लोग हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनके लिए अप्लाई कर दीजिए। साथ ही साथ जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको अपना वोट कास्ट करने के लिए आप रिमोटली परमिशन दे दीजिए। लेकिन साथ ही साथ जो वोटिंग प्रोसेस, जो इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी है वो बनी रहनी चाहिए। यानी किसी भी तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी में कोई फर्क ना डालते हुए इन दोनों ही लोगों को, एनआरआई को और माइग्रेंट लेबर्स को, वोट डालने की परमिशन रिमोटली दे देनी चाहिए। ऐसा यूनियन गवर्नमेंट ने दोस्तों अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट से कहा है। अब अगर बात करें दोस्तों इस रिमोट वोटिंग की तो यहां पर इसका बैकग्राउंड एक बार जान लेते हैं। 2020 की बात है जब इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों एक प्रपोजल दिया था। प्रपोजल था एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो रिमोट वोटिंग को पॉसिबल बनाता है। उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिमोटली वोटिंग भी हो जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई प्रभाव दोस्तों नहीं पड़ेगा, उनके हर्डल्स को भी दूर कर दिया जाएगा। तो ऐसा प्रस्ताव एक 2020 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया था। यहां पे उन सभी पॉसिबिलिटी पर बात की गई थी जिनके द्वारा रिमोट वोटिंग हो सकती है और कौन कौन लोग रिमोट वोटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, उन सभी चीजों पर बातचीत हुई थी और वहां से इनका प्रस्ताव दोस्तों दिए गए थे। साथ ही साथ इस काम के लिए जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस का एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल बिल ऑफ 2017, उसको भी प्रपोज किया गया था। उसके माध्यम से ऐसे अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया था जो सेक्शन 20A के तहत लगाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में वोट तभी दे सकता है जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेजेंट हो। इस रिस्ट्रिक्शन को हटाने का भी प्रस्ताव आया था कि भाई इसको हटा दीजिए, तभी कोई भी इंसान कहीं भी हो वहां से वोट दे सकता है। जब तक ये बिल रहेगा तब तक हर इंसान को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी वो वोट अपना दे पाएगा। तो इस तरह की बातें यहां पर आई थी। लेकिन 2018 में दोस्तों क्या हुआ, जब लोकसभा चेंज हो गई थी, 19 में चुनाव हुए थे तो लोकसभा बदल गई थी, तो दोस्तों ये बिल ऐसे ही रह गया और ये पास नहीं हो पाया था। बात करें अगर अभी की तो इस समय दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने की इजाजत दे दी गई है। ऐसे लोग जो अपने इलेक्टोरल पोस्ट तक नहीं पहुंच सकते, जो अपने पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे लोगों को यहां पर बोला गया कि आप पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं। कौन कौन होते हैं इसमें? सबसे पहले इसमें होते हैं हमारे सर्विस वोटर। जितने भी हमारे सर्विस वोटर्स होंगे, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के हों, चाहे वो किसी और आर्म्ड पुलिस के फोर्सेस के हों, या फिर तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, उन सभी को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की परमिशन है। इसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी पर जो वोटर्स होते हैं उनको परमिशन है। साथ ही साथ 80 वर्ष से ऊपर के सभी लोग और जितने भी हमारे पास ऐसे डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स हैं, जिनको जो दिव्यांग लोग जिन्हें बोलते हैं, ऐसे सभी लोगों को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्टल बैलेट से वोट डालने की परमिशन देते हैं। और साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में होते हैं वो लोग भी पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट दोस्तों अपना कास्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अब दोस्तों रिमोट वोटिंग की अगर बात करें, जो इशू आया इस समय, तो रिमोट वोटिंग होती क्या है? रिमोट वोटिंग का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जहां पर काम कर रहा है वहीं से अपना वोट कास्ट कर दे, उसे पोलिंग बूथ तक आने की कोई भी जरूरत ना।
समझ गए? यानी पोजीशन समवेयर अदर देन एन असाइंड पोलिंग स्टेशन और अनदर टाइम और वोट्स मे बी स्पेंट बाय पोस्ट कास्ट बाय एन अप्रॉक्सीमेट प्रॉक्सी। यानी रिमोट वोटिंग का मतलब यही है कि व्यक्ति पोलिंग बूथ पर ना पहुंच पाए तो जहां पर वो है वहीं से अपना वोट कास्ट कर दे। वो वोट या तो पोस्ट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाए या फिर किसी और माध्यम से पहुंच जाए, वो वोट पहुंच जाए। ठीक है, उसमें समय भी लगेगा, ऐसा नहीं कि भाई आज का समय है तो आज ही पहुंच जाए, उसमें हो सकता है 1-2 महीने का 3 महीने का समय भी लग जाए। तो इसको हम कहते हैं रिमोट वोटिंग। समझ गए? अब ये रिमोट वोटिंग यहाँ पे एनआरआई के लिए आपको समझ गया होगा कि भाई क्यों यहां पर जरूरी है। एनआरआई लोग देश के बाहर रहते हैं, देश के बाहर काम करते हैं, वहां पे नौकरी करते हैं, वहां पे अपने रोजगार करते हैं, वहां पे अपने बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है कि वोट करने के लिए देश में वापस लौट के आना, उनके लिए बहुत मुश्किल है। और हर एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत मुश्किल होता होगा वोटिंग वाले दिन अपने आप को वापस लेके आना और 1 दिन 2 दिन के लिए यहाँ पे वोट डालना। दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भाई उन लोगों को जहां वो काम कर रहे हैं वहीं से वोट डालने की परमिशन उनको दे दी जाए। इसके साथ साथ अब दोस्तों नीड क्या है, तो एक नीड तो मैंने आपको बताई, इसके अलावा क्या क्या नीड है रिमोट वोटिंग की, उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्यों रिमोट वोटिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो अनफेवरेबल कंडीशन। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जहां हम होते हैं वहां से वोट नहीं डाल पाते क्योंकि वहां की कंडीशन दोस्तों बहुत ही अनफेवरेबल होती हैं, हमारे पक्ष में दोस्तों नहीं होती हैं। चाहे वो एजुकेशन को लेकर हुआ, एम्प्लॉयमेंट को लेकर हुआ या किसी भी और पर्पज से हुआ, वो कंडीशन दोस्तों अनफेवरेबल होती हैं। इसीलिए हम दोस्तों वोट डालने नहीं पहुंच पाते पोलिंग स्टेशन तक और इसीलिए रिमोट वोटिंग को यहाँ पे अलाउ करना चाहिए। ये मैंने आपको एक बताया भी था, एक अभी आंकड़ा बताया था, दोबारा बताता हूं कि अभी उत्तराखंड का एक गांव है दुमक और कलो, वहां पर ये देखा गया कि 20 से 25% रजिस्टर्ड वोटर, पंजीकृत मतदाता अपने पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंच पाने के कारण वोट दे ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो विदेशों में या किसी और गांव में या किसी और जगह पर दोस्तों रह रहे हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, अपना वोट दे ही नहीं पाते हैं। 25% जो पॉपुलेशन है वो सीधे सीधे अपना वोट दोस्तों यहाँ पे कास्ट नहीं कर पाती है। इसके अलावा डिक्रीज इन वोटिंग टर्नआउट, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 2019 के आम लोकसभा चुनावों में क्या हुआ था, 910 कुल पंजीकृत मतदाता थे जिसमें से 300 मिलियन मतदाताओं ने वोट दोस्तों नहीं डाले। अगर यहीं पे हम बात करें तो इनमें से भी 10 मिलियन जो थे वो तो केवल माइग्रेंट वर्कर्स थे जिन्होंने वोट दोस्तों नहीं डाला। क्यों? उसकी वजह वही है कि वो अपने पोलिंग स्टेशन पर नहीं थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं थे और रूल यही कहता है कि वोट डालने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद होना जरूरी है। तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा देखा गया। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार प्रयास किया था कि हर एक इंसान के आस पड़ोस में इतने पोलिंग स्टेशन हो कि 2 किलोमीटर के अंदर अंदर पोलिंग स्टेशन मिल जाए। उसके बावजूद दोस्तों यहां पर वोट डालने में बहुत बड़ा अंतर दोस्तों देखा गया, कई लोगों ने यहां पे वोट नहीं कास्ट किए। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशंस हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के, वो दोस्तों यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, जो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगहों पर काम करने जाया करते हैं और जब वहां जाते हैं तो वहां से लौटकर दोस्तों वोट डालने आना ये पॉसिबल दोस्तों नहीं हो पाता। तो ये भी दोस्तों बड़ी वजह है जिनके लिए रिमोट वोटिंग का होना बहुत जरूरी है। अब साथ ही बात करें तो हेल्थ कंसर्न भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के समय या वोटिंग एरिया के समय हो सकता है कि हम बीमार पड़ गए हों या और कोई परेशानी हो गई हो या हमारे घर में कोई और परेशानी हो गई हो बीमारी की जिसकी वजह से हम ना पहुंच पाए। तो ऐसे बहुत सारे कंसर्न दोस्तों हो सकते हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए रिमोट वोटिंग को सरकार चालू कर सकती है। लेकिन फिर वही बात, हर एक चीज की अच्छाई भी है तो उसके साथ कुछ ना कुछ खतरे भी दोस्तों आते हैं। रिमोट वोटिंग में सबसे बड़ा खतरा जो है वो है सिक्योरिटी का। मान लीजिए मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूं, मैंने अपना वोट कास्ट किया और वहां से पोस्ट कर दिया, वहां से मैंने भेज दिया, लेकिन रास्ते में वोट वो मेरा चेंज हो गया, किसी ने बदल दिया, कहीं गुम हो गया, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा अगर मान लीजिए ऑनलाइन वोटिंग का मैं प्रोसेस शुरू कर दूं कि मैं अपने घर से बैठ के वोट दे रहा हूं, तो वो साइबर अटैक के द्वारा हैक किया जा सकता है और भी बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज हमारे सामने दोस्तों सिक्योरिटी को लेकर आ सकती हैं। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि अगर ऐसा करना है तो तकनीक को सबसे बेहतरीन सबसे खास हमें बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिसिटी और वेरिफिकेशन दोस्तों बहुत जरूरी होता है। अब मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूं, अपना वोट मैं ही दे रहा हूं या कौन दे रहा है इस बात की कोई कुछ पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी सरकार ने 80% से जो 80 ईयर से ऊपर के लोग हैं
उनको बोल दिया कि वो अपने घर से वोट करके भेज दें। अब उनके घर पे वोट कोई देखने थोड़ी जा रहा है कि भाई कौन वोट दे रहा है, उनका वोट वो खुद दे रहे हैं या उनके पिताजी ने लिख दिया, उनके बेटे लिख दिया, या कौन उनके वोट पे अपना वोट दे रहा है, कुछ नहीं पता। तो ये दोस्तों बहुत जरूरी है रिमोट वोटिंग में, इस बात को इंश्योर बहुत जल्दी करना होगा, तभी हमें रिमोट वोटिंग का फायदा मिलेगा। अन्यथा जैसे पहले के जमाने में, आज से हम बात करें 50-60 साल पहले, 1960-70 का जमाना था, 80 का जमाना था, 90 का जमाना था, तो वहां पे आपने देखा होगा कि पूरे पूरे पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे। वहां पे पोलिंग बूथ पर सीधे सीधे गुंडे वाली पहुंच जाते थे और जनता को रोक के उनके वोट खुद ही वहां पे डालना शुरू कर देते थे। तो रिमोट वोटिंग में भी दोस्तों ये चीज मिल सकती है, इसलिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी पर्पस को। साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन और मलवेयर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अगर इंटरनेट सिक्योरिटी नहीं होगा, मलवेयर सिक्योरिटी नहीं होगा, तो मैंने कहा ना कि अगर ऑनलाइन हम लोग करेंगे तो वो हैक हो सकता है, हमारा जो कनेक्शन है वो अगर सही नहीं हुआ तो वोट कास्ट ही हमारा नहीं होगा। और अगर किसी भी तरीके का वायरस हमारे सिस्टम में आ जाता है तो पूरी वोटिंग प्रोसेस को, पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस को दोस्तों वो इफेक्ट कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों इस बात को देखना। तो ये एक बड़ा थ्रेड यहां पे बन के आएगा रिमोट वोटिंग के लिए। इसके अलावा प्राइवेसी स्कैर्सिटी, ये तो आपको पता ही है भाई कि हम जब वोट डालते हैं अपना, तो वो हमारी प्राइवेसी होती है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोट नहीं दे रहे हैं। अगर इस प्राइवेसी में कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर हमारी सुरक्षा के लिए और बाकियों की सुरक्षा के लिए भी दोस्तों बड़ा यहां पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए सरकार को इन 2-3 बातों पर जरूर ध्यान देना होगा कि भाई हम अगर रिमोट वोटिंग को चालू भी कर रहे हैं, रिमोट वोटिंग को अलाउ भी कर रहे हैं, तो उसके जो खतरे हमें दिखाई देते हैं वो खतरे दोस्तों हम ना ले पाए, उन खतरों से हम लोग को निपटना आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पर दोस्तों जरूर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम लोग यहां पे कर पाएंगे। अगर अभी की बात करें तो एनआरआई के लिए हमारे पास अभी क्या व्यवस्था है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2010 जो 2010 का ये नियम है, इन्हीं के माध्यम से हमारे जो एनआरआई लोग हैं उनको वोट डालने का राइट दिया गया है। ये एनआरआई चुनाव से 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और आपको भेज सकते हैं, लेकिन 7 महीने कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आज वोटिंग है, आज नहीं आ पाए, कल आ जाइए, परसों आ जाइए, तरसों आ जाइए, लेकिन 6 मंथ के अंदर, बियॉन्ड 6 मंथ दोस्तों काम नहीं चलेगा। 6 मंथ के अंदर अंदर दोस्तों वो काम अपना यहाँ पे करने आ सकते हैं, अपना वोट यहाँ पे कास्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें आपके 2010 से पहले जो इंडियन सिटीजन थे वो एलिजिबल थे वोट डालने के लिए, जो बाहर रह रहे हैं उनको भी वोट डालने का परमिशन का मन था, पूरा वो वोट डालने आ सकते थे। बट वही थी कि 6 महीने के अंदर आएंगे। बट 2010 से पहले दोस्तों हमारे जो एनआरआई लोग थे वो वोट कास्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका नाम ही इलेक्टोरल लिस्ट से दोस्तों काट दिया जाता था। तो ये 2010 से पहले की दोस्तों यहाँ पे सिस्टम था। इसके अलावा एनआरआई जो है, मैंने पहले बताया आपको कि भाई यहां पर जहां पर भी उसके पासपोर्ट में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लिखा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वो वोट कास्ट कर सकता है और अपना पासपोर्ट उसे वहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसको दिखाकर वो अपना वोट दोस्तों कर सकता है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों अपनी वीडियो थी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या रिमोट वोटिंग फैसिलिटी को वाकई में सरकार को शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में दोस्तों आपके लिए नए टॉपिक के साथ। तब तक आपसे विदा लूंगा। आप सभी खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए, हमेशा आलस से दूर रहिए और दोस्तों हमेशा हंसते खिलखिलाते रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद। It all starts with a belief. Belief to carve out a new path to bring knowledge. To build the leaders of tomorrow. We bring the way that leads to something new. To something better than the rest. At the right moment. At the right turn. At the right page. Now unveiling the outlook that is dynamic, accessible, and progressive.